ठीक है। एनीवे हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशल रेजोल्यूशंस के बारे में, राइट। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। वो जो है एक कंपोनेंट जो है वो इंट्रिंसिक है और दूसरा कंपोनेंट जो है एक्सट्रिंसिक है। जब स्पेशल रेजोल्यूशन को हम विदाउट कॉलीमेटर मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। आप कॉलीमेटर के साथ जब मेजर करते हैं सिस्टम का रेजोल्यूशन तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक स्पेशल रेजोल्यूशन, या उसको सिस्टम भी बोलते हैं। क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, वो दोनों ही चीजें मिल जाती हैं, इंट्रिंसिक प्लस कॉलीमीटर भी आ जाता है, तो ये दोनों मिलकर के सिस्टम बन जाता है। ओके, तो सिस्टम रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको। इसको मेजर कैसे करते हैं इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन को? इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ट्रांसमिशन नैरो स्लिट का ट्रांसमिशन इमेज एक्वायर करते हैं, और जो ट्रांसमिशन इमेज होता है उसी का काउंट का डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, राइट। तो काउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसे देखते हैं? तो वे देखते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्लिट, राइट। तो ये जो एक्सिस, जैसे मान लो कि ये स्लिट है तो लॉन्ग एक्सिस इस डायरेक्शन का होगा और ये एक्सिस जो होगा वो शॉर्ट एक्सिस होगा। तो हम इसके लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब इधर की तरफ हम लाइन प्रोफाइल देखते, काउंट का प्रोफाइल देखते हैं, राइट। तो ये काउंट का एक प्रोफाइल दिखा रहा है, राइट। इसका FWHM जो होता है वो इसका स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो बताता है। तो यहाँ पे ये जो है इसका FWHM निकालते हैं, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम काउंट का 50% आते हैं। 50% जो काउंट होता है वहीं पे ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और ये डिस्टेंस जो है वो FWHM को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, वो इंट्रिंसिक स्पेशल रेजोल्यूशन का वैल्यू होगा। इंट्रिंसिक स्पेशल रेजोल्यूशन को ये जो प्रोफाइल जो खींचते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंट जो मिलता है इस केस में, जो लॉन्ग परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्लिट, उस प्रोफाइल को बोलते हैं, उस कर्व को बोलते हैं लाइन स्प्रेड फंक्शन बोलते हैं। और इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन वो डिफाइंड है एज ए फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम ऑफ द लाइन स्प्रेड फंक्शन, ठीक है। उसके इसको या अल्टरनेटिवली हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी यूज करके हम लोग इसका जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पता करते हैं, राइट। हम आगे के स्लाइड में नहीं इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। इट विल कम टू यू। आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, सिस्टम रेजोल्यूशन विच इंक्लूड्स इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब कॉलीमीटर लग जाएगा तो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, तो दोनों ही कंपोनेंट हो गया। तो या तो आप उसको सिस्टम रेजोल्यूशन बोलो या आप उसको एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉलीमीटर लगाते इंट्रिंसिक को आप हटा नहीं सकते, बेसिकली उसका इनहेरेंट है, उसको कोई हटाने का कोई तरीका नहीं है। तो हम आइदर उसको बोलते हैं सिस्टम रेजोल्यूशन या एक्सट्रिंसिक रेजोल्यूशन। उसको भी मेजर करने के लिए वही है कि लाइन सोर्स को मेजर करेंगे विथ एक्टिव डायमीटर क्या होना चाहिए, लेस देन 1 mm होना चाहिए। उसका डायमीटर जो होना चाहिए 1 mm से कम होना चाहिए, कंपेयर्ड विथ द एक्सपेक्टेड FWHM। या मतलब जैसे मान लो कि उसका जो FW यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि लेस देन 1 mm, बट क्या बोला है यहाँ पे, कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड FWHM। जो FWHM जो कंपनी ने ऑलरेडी दिया हुआ है टेक्निकल डेटा सेट्स में, उससे कम डायमीटर का होना चाहिए FW, जो स्लिट जिससे होकर के आप जिसका ट्रांसमिशन इमेज आप एक्वायर कर रहे हो। ये स्पेसिफिकली हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। कोई भी साइड का स्लिट ले लोगे, राइट। हाँ, वो क्या है, मतलब उसका पीछे मतलब, हाँ, वो या तो लेस देन 1 mm हो या इट शुड बी लेस देन द एक्सपेक्टेड FWHM ऑफ द जो भी मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FWHM वो होना चाहिए, ओके। बिकॉज कॉलीमीटर रेजोल्यूशन, एक और बात है, कॉलीमीटर रेजोल्यूशन जो है वो वेरी करता है विथ सोर्स टू कॉलीमीटर डिस्टेंस पे। मतलब यदि पॉइंट सोर्स को कॉलीमीटर के पास रखोगे, जैसे हम इसके पहले प्रीवियस
लेक्चर में मैं ये बता चुका हूँ कि सोर्स को जितना क्लोज टू कॉलीमीटर रखोगे उतना ही बढ़िया रिजोल्यूशन आता है। दूर जाते हैं तो रिजोल्यूशन जो है डिग्रेड होता है। तो चूंकि क्या होता है, कॉलीमीटर रिजोल्यूशन जो है, कॉलीमीटर का रिजोल्यूशन जो है वो वैरी करता है किसके, सोर्स टू कॉलीमीटर डिस्टेंस पे, एंड इसलिए सिस्टम रिजोल्यूशन भी क्या होगा, इट विल डिपेंड्स ऑन सोर्स टू कॉलीमीटर डिस्टेंस पे, राइट। तो उस केस में इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, स्टैंडर्ड सोर्स टू कॉलीमीटर डिस्टेंस फॉर मेजरिंग सिस्टम रिजोल्यूशन, और वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस पे कंपनी जो है जिसका भी तुम मशीन खरीद रहे हो वो मेंशन करती है कि 10 सेंटीमीटर पे स्पेशल रिजोल्यूशन सिस्टम का कितना था। ओके, ये स्टैंडर्ड रूल है। स्पेशल रिजोल्यूशन ऑल्सो मे बी एक्सप्रेस्ड वही एज द फ्रीक्वेंसी फंक्शन बाय टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लाइन स्प्रेड फंक्शन नॉर्मलाइज्ड बाय इट्स इंटीग्रल। ठीक है, वो क्या करते हैं, जब मेजर करते हैं कॉलीमीटर डिस्टेंस, तो बोथ कॉलीमीटर के बीच में बोलते हैं ना, बीच रखना है। तो 10 ऊपर कॉलीमीटर 10 नीचे कॉलीमीटर, तो वो 10 सेंटीमीटर बता रहे हैं, आप 1 से बता रहे हैं। हाँ, मतलब जिसका मेजर करोगे। हाँ। यदि मान लो कि 2 डिटेक्टर का एक साथ आप मेजर कर रहे हो तो उस केस में सेंटर पे सोर्स होना चाहिए और एक, हाँ एक से, हाँ या राइट दैट। ठीक है, तो एक ही साथ आप डेटा एक्वायर कर सकते हो और आप मेजर कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल है। ठीक है, अब बोल रहे हैं स्पेशल रिजोल्यूशन जो है इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रीक्वेंसी फंक्शन, जो उधर बताया था मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन वाला में, राइट। हाँ, बाय टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लाइन स्प्रेड फंक्शन, क्या करना है, लाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाइन स्प्रेड फंक्शन का जो इमेज जो है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है और डिवाइडेड बाय उसको नॉर्मलाइज कैसे करना है, उसके इंटीग्रल से, इंटीग्रल मतलब सारे टोटल काउंट से डिवाइड कर देना है। ओके, यू गॉट इट। तो आपको ये मिलेगा, मतलब अब जो आपको मिलेगा डाटा, उसी डेटा से आप निकालने वाले हो स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, फूरियर ट्रांसफॉर्म जनरली जो होता है, जो रिजल्ट देता है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में होता है। एक उसका रियल पार्ट होता है, दूसरा जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे वो आता है a प्लस आई एक्स के फॉर्म में, तो a जो है रियल पार्ट है और i इसीलिए बोला ही जाता है कि वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। ठीक है, i के साथ जो जो कोफिशिएंट है, तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, रियल और ये। दूसरी चीज है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो भी है, बाय 2 पैरामीटर्स, एक जो है मैग्नीट्यूड से और दूसरा जो है फेज एंगल से। करेक्ट, किस चीज से कैरेक्टराइज होता है, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल। फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा और फेज एंगल होगा। करेक्ट, राइट। तो हर मैग्नीट्यूड और फेज एक फ्रीक्वेंसी पे, एक कोई फ्रीक्वेंसी पे वो जो बनेगा उसका कुछ ना कुछ फेज एंगल भी होगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। समझ गए, राइट। तो यही ग्राफ खींचते हैं, वही वाले ग्राफ में आपने देखा था, इधर जो था वो अब फ्रीक्वेंसी थी, ऊपर जो था मॉडुलस था, राइट। और वो जो कर्व के ऊपर ने एक जगह लिखा हुआ था कि ये फेज एंगल है, राइट। एक निगेटिव फेज एंगल था जब निगेटिव में गया था, और ऊपर वाला जो था एक्स एक्सिस के ऊपर जो था वो पॉजिटिव फेज एंगल वाला था। करेक्ट। इन मेडिकल इमेजिंग में क्या है, द मॉडुलस इज टर्म्ड एज ए मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन। तो जो एम्पलीट्यूड जो आता है उस जो फ्रीक्वेंसी का, उसी मॉडुलस को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शंस बोलते हैं। MTF is a measure of efficiency of transmission of relative amplitude of the spatial frequency content in the object distributions। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी का इमेज तो आया है आपका। तो जो इमेज आया, इमेज का प्रोफाइल खींचते हैं, तो मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन जो है वो ये क्या डिनोट करता है, इट इज द इफिशियंसी। वो मेजर क्या करता है कि इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रिलेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ स्पेशल फ्रीक्वेंसी। मतलब जो ऑब्जेक्ट में जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी कंटेंट है, मतलब कि इतने इतने दूर पे यदि स्लिट है, राइट, तो क्या इसको यहाँ पे इमेज में डिस्प्ले कर सकता है, नहीं कर सकता, वो उसी का मेजर देता है। इट्स मेजर ऑफ इफिशियंसी
ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड कितना था। फर्स्ट ले लेना तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 5 पूरे। ओके, समझ में आ गया कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो 50% तक जो दिख जा रही है ना, तो वो तो पक्का पक्का दिखेगी। तो वहां से लाइन खींच दोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी फ्रीक्वेंसी का तो मुझे दिख ही जाएगा। वैसे करके मेजर करते हैं। वहीं बोला फेज एंगल आर सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि बिकॉज नॉन जीरो फेज एंगल कॉज ए स्पेशल शिफ्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर ए गिवन कंपोनेंट। हाँ, वो उधर की तरफ शिफ्ट कर देगा। फॉर ए परफेक्टली सिमेट्रिक लाइन फंक्शन, लाइन स्प्लिट फंक्शन यदि परफेक्ट सिमेट्रिक लाइन स्प्लिट फंक्शन है, मतलब कि वो FWHM जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है। हाँ, तो वो इवन फंक्शन की तरह काम करता है। द फेज एंगल आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। फेज एंगल इक्वल टू ऑड यदि होएगा, लाइक ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई प्रोड्यूसेस सो कॉल्ड स्पूरियस रेजोल्यूशन। यदि ऑड होगा, उसका सिमेट्रिक नहीं होगा, तो वो अच्छा रेजोल्यूशन नहीं देगा, नॉइजी टाइप का देगा, राइट। That is, MTF is sufficient to resolve these frequencies, but are imaged 180 degree out of phase relative to each other. उस केस में मतलब वो शिफ्ट कर दिया ना, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इमेज्ड हो रहा है वो। मतलब बेसिकली आपको नेगेटिव पार्ट नहीं लेना, बस इतना समझ, बस बात खत्म। इससे ज्यादा की बात नहीं सोचनी है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना लगाना है उसमें, सिर्फ इतना ही पार्ट। An often used method graph जो है MTF versus frequency in such a way that the MTF values are negative for frequency imaged out of phase। मतलब जो out of phase में इमेज हुआ वो नेगेटिव में दिखाते हैं, जैसे फिगर में उसमें दिखाया हमने, इसके पहले वाले स्लाइड में था, राइट। MTF को कैलकुलेटेड फ्रॉम द सिस्टम LP लाइन स्प्लिट फंक्शन, मतलब वो इंट्रिंसिकली नहीं कर रहे हैं, सिस्टम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मस्ट हैव द सोर्स टू कॉलीमीटर डिस्टेंस स्पेसिफाइड, वो आपको बताना है कि उस समय पे सोर्स टू कॉलीमीटर डिस्टेंस कितना रखा था आपने, राइट, उसके साथ मेंशन्ड होता है। फर्स्ट एंगर गामा कैमरा जो मार्केटेड हुआ था जो क्लिनिकल यूज के लिए, उसमें 19 PM ट्यूब थे और उसका इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन जो था फॉर 140 केवी गामा कैमरा के लिए, गामा रेज के लिए 10 mm था, अप्रोक्सीमेटली 10 mm, ठीक है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है इन इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन हैज बीन अचीव्ड थ्रू थिनर क्रिस्टल। ये जो है इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन को इंप्रूव करते हैं, याद रखिएगा, थिनर क्रिस्टल, डिस्क्रीट सेक्शन लाइट गाइड्स यूज करा, improved PMT technologies and large number of smaller diameter PMT यूज करके इंट्रिंसिक रेजोल्यूशंस को ओवर द टाइम इंप्रूव किया जा चुका है। एंड अब स्टेट ऑफ द आर्ट जो गामा कैमरा आ रहे हैं उनमें PM ट्यूब जो है वो 37 से लेकर के 91 PM ट्यूब्स हैं विथ इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन, उनके रेंज करते हैं 3 to 4 mm FWH, ठीक है। तो अभी जो गामा कैमरा जो आ रहे हैं उनका इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन 3 से 4 mm के बीच में होता है। जो फर्स्ट गामा कैमरा आया था उसका 10 mm के बीच में था, उस समय 19 PM ट्यूब थे और अभी कितना है 37 to 91 PM ट्यूब है। क्या क्या चीजें से इंप्रूव हुआ? बाय यूजिंग थिनर क्रिस्टल्स, डिस्क्रीट सेक्शंस लाइट गाइड्स, इंप्रूव PMT टेक्नोलॉजी एंड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर डायमीटर PMT यूज करके। दूसरा चीज, एक और चीज याद रखना है, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन के केस में लोअर एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है, लोअर एनर्जी डज नॉट मीन द बेटर परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। लोअर एनर्जी का परफॉर्मेंस बेटर होगा इन केस ऑफ इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। ऑन द कंट्रेरी क्या होता है, लोअर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द क्रिस्टल, तो क्या होगा, जो लोअर एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगा क्रिस्टल में तो उसके में से लेस लाइट फोटोन इमिट होते हैं। जब कम एनर्जी होगी तो क्या होगा, कम लाइट फोटोन निकलेंगे एंड द पॉइसन नॉइज जो होगा इन PM ट्यूब के आउटपुट में वो क्या वो इंक्रीज होगा एंड इट विल डिग्रेड द स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ पे दो इमेज दिखाए हैं,
सेम फैंटम सेम है, दोनों में काउंट्स सेम है, एक्वायर्ड है। एक इमेज 140 पिन एक्वायर्ड है, लाइक इसमें गामा फोटोन जो है 140 केवी का, और यहाँ पे थैलियम यूज करा है। थैलियम का 70 केवी एनर्जी को यूज करके बनाया है। यहाँ पे देखो इसका रिजोल्यूशन बेहतर है कंपेयर टू दिस। प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ कि कम एनर्जी का फोटोन था, राइट, तो लाइट इसने कम इमिट करे, बाकी डिस्टेंस सेम रखा, काउंट सेम रखा, सिर्फ एनर्जी चेंज किया, फैंटम सेम है, राइट। समझ में आगे बात। तो इंट्रिंसिक रिजोल्यूशन, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक रिजोल्यूशन लोअर एनर्जी डज नॉट मीन बेटर परफॉर्मेंस। इन द ओरिजिनल डिजाइन जो था, जो गामा कैमरा का जो था, विच यूज द फिक्स्ड रजिस्टर, उसमें उस समय पे क्या होता था, रजिस्टर फिक्स्ड होते थे टू सेट पीएम ट्यूब वेटिंग फैक्टर्स। पीएम ट्यूब का वेट कितना, पीएम ट्यूब को वेट देना है पोजीशन डिटरमिन के लिए, उस समय पे फिक्स रजिस्टर यूज होते थे। और वन कैन शो दैट पीएम ट्यूब फार फ्रॉम द साइट ऑफ इंटरेक्शंस कंट्रीब्यूट डिस्प्रोपोर्शनेटली टू द फाइनल पोजीशन सिग्नल। मतलब जो फाइनल पोजीशन डिटरमिनेशन, जो फाइनल सिग्नल जो बनता था, राइट, जो बनेगा वो दूर, जो इंटरेक्शन साइड से जो दूर थे पीएम ट्यूब, उनका कंट्रीब्यूशन प्रोपोर्शंस में नहीं होता था, डिसप्रोपोर्शनेट कंपोनेंट्स, मतलब एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में नहीं, मतलब इतना दूर है, राइट, तो उसी लीनियर प्रोपोर्शनलिटी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है आइसोट्रोपिक लाइट इमिट होता है तो वो कितना फास्ट दिखे, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, राइट। तो डिसप्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशंस था उनका, राइट, to the final positional signal because the outer tube are given the greatest weight। और वेट जो दिया जाता था उसको सबसे ज्यादा वेट जो है उस समय पोजीशन, जो भी पोजीशन, जो एंगल लॉजिक जो है उसमें जो दूर वाले जो पीएम ट्यूब जो है, राइट, उनको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, करेक्ट। एक लाइन क्लियर है, ओके फाइन। बिकॉज द आउटपुट ऑफ डिस्टेंट ट्यूब्स exhibits the greatest amount of Poisson noise and लिटिल रियल सिग्नल। दूर है, मान लो कि इंटरेक्शन साइड से ज्यादा दूर है, तो ज्यादा दूर है तो वो कम लाइट लेगा, कम लाइट लेगा तो उसमें पॉइसन नॉइज ज्यादा होगा, रियल सिग्नल का कॉम्बिनेशन पार्ट उसमें बहुत कम हो गया, तो ये जो कंट्रीब्यूट करेगा नॉइज ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, करेक्ट। देयर इंक्लूजन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी इन मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजिशनल सिग्नल। तो यदि हम आउटर पीएम ट्यूब को यदि हम यूज करेंगे जो कम लाइट रिसीव किया था, तो उस केस में जब पोजीशन डिटरमिन करेंगे तो उसमें एरर ज्यादा आएगा। दैट्स व्हाट इट मींस। द लोअर द एनर्जी द ग्रेटर इज द डिग्रेडेशन इन द स्पेशल रिजोल्यूशन। अब समझ गए? पहले वाला में भी बताया, पॉइसन का बताया वहां पे कि काउंट्स कम हो गए, यहाँ पे और क्लियरिटी करी कि क्यों होगा, क्योंकि जो दूर होंगे उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो लो एनर्जी का जब भी आएगा तो वो ऑलरेडी और कम लाइट, दूर के कारण तो वो कम दे ही रहा था, लेकिन लो एनर्जी वाला आएगा यदि तो और भी कम करेगा तो ज्यादा नॉइजी देगा, इसलिए वो प्रॉब्लम है। यस, तो इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन जो है वो फर्दर डिग्रेड होएगा। तो लो एनर्जी के केस में हमेशा लो एनर्जी फोटोन यदि इमेज करोगे तो उसके इमेज जो इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन जो होंगे उसके खराब होंगे, ये बात याद रखिएगा। Significant improvement in positioning accuracy at all energy has been achieved through the use of threshold pre-amplifier। तो लोगों ने क्या किया कि threshold pre-amplifier यूज करा, मतलब कि उसमें जो पीएम ट्यूब को जो सिग्नल जो जा रहा है तो उसके सिग्नल को मुझे फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड करना है कि नहीं करना है वो डिसीजंस, तो वहां पे एक थ्रेशोल्ड लगा दिया प्री एम्पलीफायर के बाद, मतलब पीएम ट्यूब से फिर प्री एम्पलीफायर को सिग्नल जाता है, तो प्री एम्पलीफायर से जो आउटपुट आएगा तो वहां पे एक थ्रेशोल्ड लगा दिया कि भाई इससे ज्यादा आएगा सिग्नल तब हम उसको पोजीशन जब कैलकुलेट करेंगे तो यूज करेंगे, उससे कम होगा तो नहीं यूज करेंगे। सो दैट एक पर्टिकुलर टेक्निक यूज करा गया कि ताकि इंट्रिंसिक स्पेशल रेजोल्यूशन को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि जो एरर जो इंट्रोड्यूस हो रहा था उसके चलते उसको
खत्म करते हैं। तो ऐसी कुछ कंपनी जो है इस टाइप के भी काम करती हैं, राइट। ये भी टेक्निक एक है। achieved to do which effectively eliminate the contribution of a particular PM tube in magnitude exceeds a threshold value. The effect of thresholding on energy resolution is an opposite sense from the spatial resolution because the sum of the magnitude of pre-amplifier outputs no longer represent the total light collected by the all PM tubes. लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ से स्पेशल रेजोल्यूशन तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन यदि हम थ्रेशोल्ड एम्पलीफायर यूज करेंगे और उसको यूज करने के बाद तो हमने ये डिसाइड कर लिया ना कि भाई यदि इससे कम है तो उसको हम नहीं यूज करेंगे सिग्नल को, मतलब उसको आगे हम जाने नहीं देंगे। तो नहीं जाने दोगे तो टोटल जब सम करोगे सारे का तो एक्चुअल जो एनर्जी डिपॉजिट होगी उससे कम आएगी, समझ गए। तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो ठीक हो जाएगा आपका, लेकिन एनर्जी रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि काउंट्स कम हो गए वहां पे, समझ गए। तो उसका उल्टा होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन ठीक होगा तो एनर्जी रेजोल्यूशन घटेगा। इस प्रोसेस में यदि थ्रेशोल्ड एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं तो, करेक्ट। टू अचीव द बेस्ट परफॉर्मेंस इन बोथ रेस्पेक्ट, मतलब दोनों ही चीजें चाहिए, मीन्स स्पेशल रेजोल्यूशन भी अच्छा चाहिए, एनर्जी रेजोल्यूशन भी अच्छा चाहिए। तो कुछ मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं, बाईपास द थ्रेशोल्डिंग ऑफ प्री एम्पलीफायर टू फॉर्म एनर्जी सिग्नल। जब उनको एनर्जी सिग्नल जो लाना होता है तो थ्रेशोल्डिंग के पहले ही उसको भेज देते हैं। अब पोजीशन निकालना है तो थ्रेशोल्ड करके पोजीशंस निकालते हैं, यू गॉट इट। इसी को बाईपास बोलते हैं, मतलब उसको बिफोर सेंडिंग फॉर द एनर्जी कैलकुलेशंस थ्रेशोल्डिंग नहीं करते, थ्रेशोल्डिंग करने के पहले एनर्जी वाले से एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं और थ्रेशोल्डिंग करके फिर पोजीशंस कर लेते हैं, तो दोनों ही चीजें मेंटेन हो जाती हैं। तो कुछ मैन्युफैक्चरर जो है वो ऐसे भी करते हैं, हाँ? ठीक है। अनदर अप्रोच जो है, अनदर अप्रोच टू द पोजिशनिंग प्रॉब्लम वाज डेवलप्ड बाय तनाका एट ऑल, इन विच डिले लाइन से लोग यूज करते हैं। बेसिकली डिले लाइन्स आर यूज टू रिप्लेस द रजिस्टर मैट्रिक्स। मतलब वो जो वहां पे क्या था कि हर पीएम ट्यूब के साथ यदि आप देखोगे पोजिशनिंग वाले में, जब पहले का आप लेक्चर देखोगे तो वहां पे हमने दिखाया था कि हर पीएम ट्यूब से 4 रजिस्टर्स निकलते हैं, एक एक्स प्लस डायरेक्शंस में, एक एक्स माइनस डायरेक्शंस में, एक वाई प्लस डायरेक्शंस में, और दूसरा जो है फोर्थ जो है वाई माइनस डायरेक्शंस में। तो 4 रजिस्टर्स आ रहे हैं, तो रजिस्टर मैट्रिक्स है वहां पे पीएम ट्यूब से कनेक्शंस के लिए, तो उसको रजिस्टर मैट्रिक्स हटा करके कुछ लोग जो है वो डिले लाइन्स यूज करते हैं। डिले लाइन में ईच पीएम ट्यूब आउटपुट इज इन ए गिवन रो इज फेड टू द onto a tap on a delay line with evenly spaced tap. In one dimension, the time difference between the two pulses that appear at either end of the line as a result of signal PM tube is a linear function of the position of the PM tube. आप देखो, इसको यदि नहीं भी समझ में आता है, you can just skip it out also, but आपको एक बात मतलब याद रखनी पड़ेगी कि दूसरा मेथड जो है वो डिले लाइन का कॉन्सेप्ट है। वो कैसे है मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, इफ इट जस्ट सिट्स टू योर माइंड इट्स गुड, नहीं है तो फिर हम दूसरे में देख लेंगे, वी कैन जस्ट रिपीट इट आउट दोस थिंग्स आल्सो। यहाँ पे क्या देखो क्या बोल रहे हैं कि ईच पीएम ट्यूब का आउटपुट जो है इन ए गिवन रो, मतलब उसके पास रो और जो भी पीएम ट्यूब जो बनेगा, राइट, वो तो अरेंज्ड है उस पर। तो एक रो की बात कर रहा है, जो भी पीएम ट्यूब है उसमें बोलो, देखो ईच पीएम ट्यूब आउटपुट इन ए गिवन रो इज फेड इनटू ए टैप ऑन द डिले लाइन। एक डिले लाइन का बना हुआ है, अलग अलग टैप बने हुए हैं विथ इवेनली स्पेस टैप्स है उसमें, राइट, अलग अलग टैप बने हुए डिले लाइन के, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, इवेनली मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, ऑड नहीं। ये बोल रहे हैं, और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इन वन डायमेंशन, यदि एक डायमेंशन में किसी में भी देखोगे यदि, तो द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू पल्स दैट अपीयर
at either end of the line, right? The time difference between the two pulses that appear at either end of the line as a result of a single PM tube input. मतलब एक PM ट्यूब है आपका, देखो ये आपका PM ट्यूब है, करेक्ट, और इधर की तरफ डिले लाइन जो बने, हाँ एक मान लो टैप यहाँ पे है और एक टैप यहाँ पे है, a delay line का, ये बोल रहे हैं in one dimension the time difference between the two pulses that appear at either end of the line as a result of a single PM tube is a linear function of position of that PM tube. मतलब यहाँ पे दो सिग्नल जो आएगा यहाँ पे ये और ये, इसका बीच का जो टाइम डिफरेंस जो होगा, राइट, वो किसके होगा, इट इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पीएम ट्यूब. मतलब ये इसके और इसके एक पल्स मान लो यहाँ पे आया और एक पल्स यहाँ पे आया, राइट. तो लीनियर फंक्शन का मतलब होता है कि ये पीएम ट्यूब जो है दोनों के बीच का डिफरेंस ऐसे समझ लो, क्या यदि बिल्कुल बीच बीच का आता है तो ये सेंटर पे होएगा. मतलब जैसे मान लो कि दोनों के बीच का यदि डिफरेंस 0 आ जाए तो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा. आप समझ रहे, मतलब यहां से ये पीएम ट्यूब को यदि ये कर दोगे, राइट, तो मतलब इसको लीनियर फंक्शंस बोलते हैं. मतलब वहां से क्या होगा कि ना वो डिस्टेंस उसको पता चल जाता है, इस ढंग से वो डिले लाइन एडजस्टेड होता है. इसलिए मैं बोला इसको छोड़ देते हैं, मतलब इतना याद रखना है लेकिन, राइट, कि डिले लाइन का एक कॉन्सेप्ट है. यदि आप एक लाइन तो आप मेंशन कर सकते हो कम से कम. पोजिशनिंग सिग्नल्स आर फॉर्म्ड बाय, अब क्या उसको कैसे बनाते हैं, शेपिंग द डिले लाइन आउटपुट सिग्नल सच दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनवेलप ऑफ ऑल पीएम ट्यूब इन डायरेक्शंस जो है x प्लस में इज रिप्रेजेंटेड बाय द जीरो क्रॉसिंग ऑफ द शेप पल्सेस. The time difference between the zero crossing of the two output is converted to the voltage signal to form the final signals. Basically, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है. मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये रखो कि डिले लाइन का कॉन्सेप्ट रख करके भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, पोजिशनिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, मतलब पोजिशनल एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है एक कि in addition to intrinsic resolutions there is a geometric resolution भी होता है एक, जिसको आप एक्सट्रिंजिक भी बोल रहे हो, कंपोनेंट जो कॉलीमीटर के साथ आता है. कॉलीमीटर को जो एक्सट्रिंजिक आता है वो सिस्टम रेजोल्यूशन, बेसिकली जो कॉलीमीटर का रेजोल्यूशन जो भी है, तो कॉलीमीटर के होल की जो ज्योमेट्री जो होती है उस ज्योमेट्री के चलते उसका एक उसका रेजोल्यूशन आता है. समझ गए, कॉलीमीटर का होल जो है वो होल किस ढंग से ओरिएंटेड है उस ज्योमेट्री के चलते उसका रिजोल्यूशन होता है कॉलीमीटर का, राइट. तो उस समय सिस्टम रिजोल्यूशन जो होगा उसको उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप है कि सिस्टम रिजोल्यूशन का स्क्वायर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रिजोल्यूशन का स्क्वायर प्लस ज्योमेट्रिक रिजोल्यूशन का स्क्वायर या एक्सट्रिंसिक का स्क्वायर. तो ये रिलेशनशिप जो है वो है इसका, मतलब हाँ, सिस्टम रिजोल्यूशन, इंट्रिंसिक रिजोल्यूशन और ज्योमेट्रिक रिजोल्यूशन या एक्सट्रिंसिक रिजोल्यूशन के बीच का रिलेशनशिप है. ओके, ज्यादा बोर हो रहे हैं? ओके, भूख लग रही है? नहीं, अच्छा. द सिस्टम रिजोल्यूशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन स्कैटरिंग मटेरियल इज 8 to 12 mm के आसपास में आता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलीमीटर रिजोल्यूशन. कॉलीमीटर का रिजोल्यूशन कितना है, तो गामा कैमरा जो है आपका प्लेनर गामा कैमरा, उसका रिजोल्यूशन कितना आएगा सिस्टम का, 8 से 12 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर पे. द स्क्वायर रिलेशन बिटवीन द ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन अपेरेंट, छोड़ दो इसको. टू कॉलीमीटर्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, टू कॉलीमीटर्स विथ रिजोल्यूशन that differ by a factor of 2 in count rate, in differ,
two collimators with resolution that differ by a factor of 2 results in count rate different by a factor of 4. From the source in the same geometry. मतलब यदि मान लो कि सिस्टम का रिजोल्यूशन यदि मान लो कि 2 गुना बढ़ रहा है, मतलब FWHM का यदि वैल्यू बढ़ रहा है, तो जो सिस्टम का जो काउंट रेट जो मिलेगा वो 4 गुना ज्यादा मिलेगा। 2 गुना रिजोल्यूशन बढ़ेगा, मतलब FWHM बढ़ेगा, मतलब कम होगा, रिजोल्यूशन कम हो गया याद रखें, तो काउंट्स ज्यादा मिलेंगे आपको। ये रिलेशन 2 और 4 का रिलेशनशिप है। ये स्क्वायर कॉन्सेप्ट से ही मिलता है, इधर का स्क्वायर करोगे तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 से चेंज किया आपने तो इसलिए वो 4 टाइम्स हो गया। उसका जो काउंट रेट में जो फर्क पड़ेगा स्पेशली। एनर्जी रिजोल्यूशन के बाद एनर्जी रिजोल्यूशन इन सोडियम आयोडाइड इज डिफाइंड एज द FWHM ऑफ द फोटो पीक एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द गामा रे एनर्जी। ये भी ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो FWHM जो होगा उसका एनर्जी रेजोल्यूशन क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। एज द गामा रे एनर्जी डिक्रीजेज द FWHM डिक्रीजेज मोर स्लोली देन द एनर्जी इटसेल्फ। देखो वो एनर्जी डिक्रीज करती है लेकिन दोनों के रेट में फर्क है। FWHM स्लोली डिक्रीज करता है, जिस रेट में एनर्जी डिक्रीज करती है उस रेट से नहीं इंक्रीज करता। ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे, लेकिन वही चीज यहाँ पे नोट किया है विथ बोला इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग एनर्जी बिकॉज एज द गामा रे डिक्रीजेस FWHM डिक्रीजेस मोर स्लोली विद द एनर्जी इटसेल्फ। मतलब एनर्जी में चेंजेस फास्ट होंगे, उस जिस रेट में एनर्जी में चेंज हो रहा है उस रेट में FWHM में चेंज नहीं होगा। FWHM में जो चेंज होगा वो स्लो चेंज होता है। ठीक है। टिपिकल वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक मेजरमेंट आर 7% फॉर सीजियम 137 गामा कैमरा के लिए है और 10% जो है वो टेक्नीशियम 99 के लिए है। इफ एनर्जी रेजोल्यूशन इज मेजर्ड विथ ए कॉलीमीटर इन प्लेस, a small increase in is observed as a result of the effect of a small angle scattering and the production of lead X-ray 74 keV in the collimator। वो बोल रहे हैं कि यदि एनर्जी रेजोल्यूशन जो है कॉलीमीटर से मेजर करोगे तो इंट्रिंसिक रेजोल्यूशन की बात थी, लेकिन कॉलीमीटर से के साथ जब मेजर करोगे तो यही वैल्यू जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए बढ़ेगा कि स्मॉल एंगल स्कैटरिंग होगी और जो या लेड एक्सरे जो फोटोन्स जो हैं वो कॉलीमीटर में जो लेड है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वहां से जो लेड एक्सरे जो मिलेगा 74 केवी के आसपास का, वो जो है उसको एनर्जी रेजोल्यूशन को डिग्रेड करेगा। Another disadvantage of using low energy gamma rays for imaging, लो एनर्जी गामा रे को यदि आप इमेजिंग के लिए यूज करते हो, इज द डिफिकल्टी इन इल्यूमिनेटिंग पल्सेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम स्कैटरिंग विद इन द पेशेंट एंड द कॉलीमीटर। तो ये क्या होता है कि जब भी लो एनर्जी गामा रे की आप इमेजिंग करते हो तो उस समय पे ये क्या होता है, इसको इल्यूमिनेट करना, जो स्कैटर्ड होकर के पेशेंट्स में आया और कॉलीमीटर में जो आया है, जो फोटोन वो जाके के फोटो पिक में डिटेक्ट हो जाते हैं, उसको इल्यूमिनेट करना मुश्किल होता है। यही दिखा रहा है फिगर 7.7, ये फिगर है, shows the effect of scattering on the shape of technetium 99m energy spectrum. From Compton equation, one sees that the ratio of the angle of scattering to the fractional change in energy increases as the energy decreases. Basically, आपका यहाँ पे यदि आप डायग्राम देखोगे तो देखो क्या है, यहाँ पे एक कॉलीमीटर विथ कॉलीमीटर है, सिर्फ कॉलीमीटर ओनली दिखाया ना यहाँ, राइट, ये वाला आपका ग्राफ है, ठीक है। और स्कैटरिंग मीडिया यूज किया, कॉलीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर एक प्लेक्सी ग्लास का डाल दिया, मतलब देखो कॉलीमीटर रखा
और यहाँ पे सोर्स रखे, तब जाके एक इमेज निकाला, ये बना। कॉलीमेटर रखा, कॉलीमेटर के ऊपर 10 सेंटीमीटर प्लेक्सीग्लास का एक और फैंटम रख दिया और तब एक इमेज लिया। तो जब प्लेक्सीग्लास वाला लेते हैं तो ये क्या होता है, ये वाला इमेज आपका बनता है। आपको समझ में आया क्या? सब नॉर्मल कॉलीमेटर से लेंगे तो हाँ। आ रही है, अगर जो ब्लैक हाँ। में है। हाँ डार्क वन कॉलीमेटर पे जैसे हमने प्लेक्सीग्लास डाल दिया हम्म तो जो डॉटेड लाइन है हम्म। वो हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन का वो ग्राफ है। ये देखो, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो 74 केवी के आसपास का जो ब्रॉडनिंग जो हो रही है वो लेड एक्सरे के कारण हो रही है। और ये ब्रॉडनिंग जो हुई, ये वाला जब, हाँ, प्लेक्सीग्लास के चलते, जो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग हुई उसके चलते हुए। तो जब फोटो पिक आप लगाओगे यहाँ पे अराउंड 140 प्लस माइनस, यदि मान लो कि आप 10% रख दो, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन, जो स्मॉल एंगल का कंट्रीब्यूशन से जो काउंट जो आ रहे हैं इस बीच वाले, उसको नेग्लेक्ट करना मुश्किल होता है। ये यही बात बताए, इसको इलस्ट्रेट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। बोल रहा है ए 10% चेंज इन एनर्जी करस्पॉन्ड टू स्कैटरिंग एंगल ऑफ अराउंड 22 डिग्री। 10% यदि एनर्जी में चेंज होगा तो 22 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल में चेंज होगा, मतलब इतना का स्कैटरिंग एंगल आएगा। एंड फॉर 364 केवी फोटोन के लिए, लेकिन 53 डिग्री का चेंज होगा 140 के लिए। तो लो एनर्जी वाले में वो ज्यादा डिग्री का स्कैटरिंग एंगल होता है। इट फॉलोज दैट ए 20% एनर्जी विंडो, जो टिपिकली हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग के लिए यूज करते हैं, includes count from the gamma rays scattered through much larger crystal angles in case of lower energy gamma rays than for the higher energy gamma rays. Naturally larger 53 डिग्री का हो रहा है, हाँ, तो उसको, हाँ, यस, स्मॉल एंगल वाले में ये लार्जर एंगल से जो स्कैटर होता है वो उसको इंक्लूड करता है इमेजिंग में, कंपेयर टू हाई एनर्जी वाले का। हाई एनर्जी वाले में वो 22 डिग्री से ही स्कैटर हो रहा है, तब जाके इंक्लूड हो रहा है। दिस फेनोमेनन डिग्रेड्स द सिस्टम रेजोल्यूशंस बिकॉज ऑफ ओरिजिन्स ऑफ गामा रेज स्कैटर्ड थ्रू सच लार्ज एंगल्स आर नॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय द स्पेशल पोजिशनिंग सिग्नल। मतलब ये जो इंक्लूजन जो होता है, ये जो एंगल से जो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग वाले जो आते हैं, उसका पोजीशन सिग्नल में कैलकुलेशन का कोई तरीका नहीं है। तो वो मिस पोजिशनिंग, वो जो एरर जो है वो आता ही आता है, उसको इल्यूमिनेट करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, नहीं निकाल सकते। That's what the phenomenon degrades the system resolution because the origin of gamma rays scattered through such large angles are not accurately described by the special positioning signals. The illumination of pulses secondary to scatter gamma rays has been difficult because cameras traditionally have been designed and tuned to operate with the symmetric windows. सिमेट्रिक विंडो है, सिमेट्रिक विंडो लगा है तो 140 प्लस माइनस 10% के लिए ऑपरेट, ट्रेडिशनली पहले ऐसा था, लेकिन अब एसिमेट्रिक विंडो भी पॉसिबल है। तो उस समय पे एसिमेट्रिक करते तो राइट से फिक्स कर देते, तो इधर से जो लेफ्ट साइड वाला जो कम एनर्जी वाले जो थे उसको हम इल्यूमिनेट कर सकते थे, राइट। लेकिन सिमेट्रिक विंडो यूज करने के कारण हम लोग ट्रेडिशनली शुरू में नहीं कर पाते थे। The arbitrary use of asymmetric window degraded the uniformity response over the crystal area. लेकिन asymmetric window का प्रॉब्लम ये भी है कि क्रिस्टल के अलग अलग एरिया पे जो होता है यूनिफॉर्मिटी अलग अलग हो जाती है, उसके इसमें एक प्रॉब्लम है एसिमेट्रिक विंडो का भी, ओके, यदि आप यूज करोगे तो। Some manufacturers have designed cameras that operate with asymmetric windows without loss of uniformity also, right? Others have implemented computer algorithms to illuminate selectively pulses arising from the scattered gamma rays. उन्होंने अपना एल्गोरिथम ये किया हुआ है कि जो स्कैटर्ड जो फोटोन जो आएंगे उनको मैं कैसे माइनस कर दूंगा, राइट? ठीक है जी,
तो ऐसा नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एसिमेट्रिक विंडो पे करोगे तो ये प्रॉब्लम आने वाला है, जो यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यूनिफॉर्मिटी को ये करने के लिए कि लोगों ने अपना सिस्टम डेवलप किया कि एसिमेट्रिक विंडो पे भी आपकी यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब नहीं होएगी, आप काम कर सकते हैं। और दूसरे केस में बोला कि अदर ने कोई कंप्यूटर एल्गोरिथम्स डेवलप किया कि सेलेक्टिवली जो है इस टाइप के जो स्कैटर गामा फोटोन आ जाए उनको हटा दिया जाए, इमेज फॉर्मेशंस में हम काउंट ही ना करें। थैंक यू। तो आज